नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव और मेरे साथ हैं अभिनव। और आज से हम आपके सामने एक नई तरीके की वीडियो लाएंगे जिसमें हम, क्योंकि आईपीएल शुरू होने वाला है अभिनव, 31 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है, तो उसके लिए अब हम हर टीम का एक स्क्वाड एनालिसिस करेंगे जिसमें बताएंगे कि किस टीम में कौन से प्लेयर हैं, क्या टीम हो सकती है, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, किसमें कितनी इंजरीज हैं, तो उस सबको लेकर बात होगी। तो आज इस पहली वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके बहुत लोग फैन भी हैं, और पहला मैच चेन्नई सुपर किंग और गुजरात जायंट के बीच ही होने वाला है। तो पहला एनालिसिस वीडियो लेके हम आए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अभिनव, जो पूरी स्क्वाड है चेन्नई सुपर किंग की, उसे देख के क्या लगता है कि चेन्नई इस बार कितनी बड़ी दावेदार है इस आईपीएल को जीतने के लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि है। मतलब एक सबसे पहले तो महेंद्र सिंह धोनी की बात कर ले कि सबसे सफल कप्तानों में से एक, पूरा इतिहास गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है इस बात को लेकर कि धोनी से बेटर कोई कैप्टन है नहीं। तो धोनी का हो सकता है ये भी कि उनका ये आखिरी आईपीएल हो जाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। हालांकि उनके दिमाग में क्या चलता है ये तो कोई नहीं जान सकता। अगली गेंद के लिए कोई नहीं बता सकता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो धोनी और उनकी जो टीम है वो किसी भी तरह की टीम को लेकर चल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कंपटीशन होने वाली है, और ये जो कॉम्पिटिटर हैं चेन्नई सुपर किंग्स, मुझे लगता है कि ये अंत तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। और बात भी की जाए इस ऑक्शन में, उन्होंने बहुत अच्छे बाइज भी लिए हैं, जैसे बेन स्टोक्स जो एक वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर है। 16.5 करोड़ में उन्होंने लिया था, नहीं 16.25 करोड़ में उनको खरीदा था, जो कि चेन्नई ने इतने पैसे लगाती नहीं है प्लेयरों के पीछे, लेकिन बेन स्टोक्स उस हिसाब के खिलाड़ी हैं, उनके पीछे 16.25 करोड़ उन्होंने खर्च भी करे। वहीं काइल जेमिसन भी इन्होंने एक और ऑलराउंडर खरीदा था, लेकिन वो इंजर्ड हो गए, उनकी जगह मगाला है, सिसांदा मगाला, जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, ये भी बहुत अच्छे तेज गेंदबाज है। लेकिन यहाँ पे बेन स्टोक्स की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि MS धोनी के साथ बेन स्टोक्स होंगे, तो दोनों एक तो बहुत लाजवाब कप्तान भी है, खिलाड़ी भी दोनों काफ़ी लाजवाब है, दोनों को गेम बहुत अच्छे तरीके से रीड करना आता है। धोनी को हमने देखा ICC ट्रॉफीज में उन्होंने कितनी भारत के लिए जिताए हैं, वही इंग्लैंड के लिए सेम काम कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स ने करा है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप की बात कर ली जाए, या फिर 2019 वर्ल्ड कप, या फिर एशेज, हर तीनों फॉर्मेट में उनका जलवा देखने को मिला है। और इस साल चेन्नई के CEO ने भी कह दिया कि वो इस पूरे आईपीएल सीजन के लिए उपलब्ध रहने वाले हैं। तो चेन्नई अब देख सकते हैं कि बीच में एक ऑलराउंडर जो ड्वेन ब्रावो, जो उनके एक कहीं ना कहीं देख लीजिए तो पूरे सीजन जितने भी अभी तक चेन्नई ने खेले हैं उसमें उनके सबसे मुख्य हथियार होते थे, क्योंकि स्लोअर वन उनकी बहुत अच्छी होती थी, गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से भी बहुत अच्छा फिनिश करते थे। क्या उनकी कमी पूरी कर पाएंगे ड्वेन ब्रावो की? बिल्कुल, मुझे लगता है कि 100% कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस तरह का हमने अचीवमेंट देखा है बेन स्टोक्स का, मतलब कि 2019 में, फिर 21-22 में, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को जिताया, इतना बैलेंस तरीके से, इतना पेशेंस है उस खिलाड़ी में, और सबसे बड़ी बात कि वो कप्तानी भी कर सकते हैं। और शायद इसीलिए जहां तक हमें लगता है कि फ्यूचर में देखते हुए कि शायद धोनी कभी भी संन्यास ले सकते हैं, तो उस वजह से चेन्नई ने अपनी टीम में बेन स्टोक्स को लाया है, इतने पैसे लगाए हैं। बहुत ही इस बार जो हमने ऑक्शन देखा था, इसमें कितनी मतलब बारीकी से चेन्नई ने इस खिलाड़ी को खरीदा है। सैम करन जो है सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे, जो जिसे पंजाब किंग्स ने खरीदा था। तो उस समय हमें लग रहा था कि नहीं यार, मतलब चेन्नई इस खिलाड़ी के पीछे क्यों नहीं जा रही है, सैम करन के पीछे। लेकिन जब उन्होंने खरीद लिया बेन स्टोक्स को, तब हमें समझ में आया कि नहीं यार, ये कुछ अलग करना चाह रही थी और ये फ्यूचर देखना चाह रही थी। फ्यूचर में कम से कम 2-3 साल ऐसा हो कि बेन स्टोक्स जो है वो रहें और कप्तानी करें, क्योंकि और सबसे बड़ी बात कि मिडिल ऑर्डर में वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, गेंदबाजी में टर्निंग पॉइंट जो होता है ना, वो हर चीज को, हर क्वालिटी बेन स्टोक्स के अंदर है, जो जहाँ से मैच को टर्न किया जा सकता है वो कर सकते हैं। बिल्कुल। और वही खास बात उनको हमेशा बनाती है कि वो तीनों चीज़ों में, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग, तीनों में वो अपना योगदान हमेशा देते रहते हैं। और साथ में वो बाकी खिलाड़ी भी जो उनके इर्द गिर्द, जो नए खिलाड़ी भी उनके टीम में, वो भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही उनके एक हमवतन और खिलाड़ी हैं जो कि मोइन अली, जो कि वो भी एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग के साथ भी कमाल करते हैं। किसी भी पोजीशन पे आप उनको भेज दीजिए, वहाँ पे पावर हिटिंग की काबिलियत रखते हैं, गेंदबाजी से भी ऑफ स्पिन बड़ी अच्छी डालते हैं, और जहाँ पे लेफ्टी बैट्समैनों को काफी परेशान करते हुए दिखते हैं। तो मोइन अली भी उनके साथ होंगे, जो हालांकि मेरे को लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग के लिए काफी मुश्किल होना है, विदेशी प्लेयरों को 4 ही खिलाने हैं, तो उन 4 में कौन होंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे इस ऑक्शन में जो अभी हुआ था पिछले साल, मिनी ऑक्शन जो हुआ था, उसमें अजिंक्य रहाणे को भी इन्होंने 50 लाख की रकम में खरीदा था, बेस प्राइस पे खरीदा था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि अजिंक्य रहाणे को कोई और टीम ने देखा नहीं था, क्या अजिंक्य रहाणे इस टीम में फिट बैठेंगे, खेलते हुए आपको दिखेंगे?
सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं धोनी अगर किसी पहले मैच में जिस खिलाड़ी प्लेइंग 11 को खिला जी वो कहीं ना कहीं लगता है कि लंबे टूर तक चलती है, धोनी ज्यादा चेंजेस पे बिलीव करते नहीं है। तो अगर अजिंक्य रहाणे स्क्वाड में शामिल हैं और अगर उन्हें पहला मैच नहीं खिलाया गया तो मुझे नहीं लगता है कि रहाणे को जल्दी मौका मिल सकता है, क्योंकि वो हर प्लेयर को जो चांसेस देते हैं। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ को ही हमने देखा था कि पिछले सीजन में उतना वो खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी चांस दिए जा रहे थे और बाद में उन्होंने अच्छा खेलना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी जो है वो धोनी देते हैं और धोनी जो है खिलाड़ियों को यूज़ करना जानते हैं। अगर अजिंक्य रहाणे के लिए वैसा धोनी के दिमाग में चलेगा कि इस मैच में अजिंक्य रहाणे को खिलाना चाहिए, तो मुझे लगता है वो ज़रूर खिलाएंगे, ये चीज़ हो सकता है। और मोइन अली की जहाँ तक बात रही, मोइन अली लगता है कहीं ना कहीं वो अगर धोनी देखें तो वो ऑलराउंडर की तरफ ज़्यादा बिलीव करते हैं और सबसे बड़ी बात कि मोइन अली के पास काबिलियत है दोनों चीज़, लेफ्टी बैट्समैन भी सबसे बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट आउट जो होता है, ये पता चलता है कि मतलब धोनी के दिमाग में जरूर रहेगा और वो मुझे लगता है कि मोइन अली और बेन स्टोक्स को तो जरूर टीम में रखेंगे। बाकी दो खिलाड़ी कौन होंगे ये देखने वाली बिल्कुल। वही एक युवा लेग स्पिनर भी इन्होंने रखा है शेख राशिद, जो अंडर 19 और बाकी घरेलू टूर्नामेंट में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इनको 20 लाख के प्राइस में खरीदा था, तो ये भी काफी अच्छे आपको दिख सकते हैं। वही निशांत सिद्धू को भी इन्होंने लिया था 60 लाख में इन्होंने खरीदा। वहीं अजय मंडल को 20 लाख में, काइल जेमिंसन को 1 करोड़ में। हालांकि हम सोच रहे थे कि काइल जेमिंसन आपको महंगे खिलाड़ी बिकते हुए दिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काइल जेमिंसन 1 करोड़ में बेस प्राइस में बहुत अच्छे तरीके से मिल गए थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अनफॉर्चुनेट होंगे कि यहाँ पे चोट के कारण वो IPL नहीं खेलेंगे और उनके जगह सिसांडा मगाला को उन्होंने लिया, जो कि साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे गेंदबाज है, लंबे कद के गेंदबाज है, उनको उछाल मिलता है। तो चेन्नई के पिचेस पे वो भी हमको देखने को मिलेगा। हालांकि स्पिन गेंदबाजी बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हमने देखा था आखिरी मैच चेपॉक में जो खेला गया था, वहाँ पे स्पिनरों को कितना ग्रिप मदद मिल रही थी। आप चाहे एडम जैम्पा को ले ले या फिर अक्षर पटेल हो गए या फिर भारतीय स्पिनर जो रविंद्र जडेजा थे, कुलदीप यादव थे, 3 विकेटें ली थी। तो यहाँ पे स्पिनरों को हमें देखना होगा कि स्पिन कितने खिलाते, क्योंकि अगर मोइन अली खेलते तो आपके पास एक ऑफ स्पिनर हो जाएंगे। वही महीश तीक्ष्णा भी आपके पास एक ऑप्शन है। तो ये पथिराना भी आपके जो श्रीलंका के स्पिनर, ये दोनों काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं। तो देखना होगा कि जो चेन्नई सुपर किंग है वो इन खिलाड़ियों में से किसे खिलाती है। लेकिन अगर बल्लेबाजों की बात करें, सबसे पहले बल्लेबाजों की अगर बात करें तो उसमें आप देखिए कि उनके पास ऊपर डेवन कॉनवे भी हैं, जो न्यूजीलैंड के काफ़ी विस्फोटक बल्लेबाज है। शुरुआत में आते ही वो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और पिछले साल भी जब वो IPL में खेले थे अच्छी शुरुआत दिलाई थी चेन्नई सुपर किंग को। तो क्या लगभग ओपनिंग आपको फिक्स दिख रही है कि ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे ही करते हुए दिखेंगे? बिल्कुल, मुझे पिछले सीजन में शायद इन्हें दोनों ने किया था कि मतलब ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे, और धोनी उसी के साथ जाना भी चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि IPL अब खेलना समझ चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़, नए खिलाड़ी हैं। उसी के साथ डेवन कॉनवे जो कि T20 में कहीं ना कहीं टॉप 10 में शामिल है अभी T20 रैंकिंग में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रॉपर जो 2 बैट्समैन हैं वो मिल चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स को, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आगे के लिए देखा जाए तो अगर जो गेंदबाजी की जहां तक बात रही, मुझे ऐसा लगता है कि पिच टू पिच पे डिपेंड करेगा। जैसा कि आपने कहा कि पिछला मैच जो चेपक में हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पिनर को ज्यादा मौके मिल सकते हैं। उसी हिसाब से दिल्ली में जो टेस्ट मैच खेला गया था, उस हिसाब से भी दिल्ली की टीम के साथ जब होगा मुकाबला तो उसमें भी देखा जाएगा। तो होस्ट टीम में वेरिएशन जरूर आएंगे, ऐसा कोई अति नहीं है। लेकिन धोनी इसी बात पे बिलीव करेंगे कि जो ओपनर्स हैं, ओपनर्स को मुझे लगता है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे और वैसे रखेंगे। तो प्लेइंग 11 एक तरीके से आपसे प्लेइंग 11 अब बना लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग की क्या सबसे मजबूत प्लेइंग 11 हो सकती है इस IPL में आने वाले। तो ओपनिंग जब तक हमने जो डिस्कस करा है, डेवन कॉनवे आपको लेफ्टी बैट्समैन दिखेंगे, वहीं पर ऋतुराज राइटी, तो ये राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन आपको दिख सकता है। 3 नंबर पे आप किसको खिलाना चाहेंगे? मतलब आपके पास बेन स्टोक्स ऑप्शन है, अंबाती रायडू भी बीच में है, उसके बाद आपके मोइन अली भी आपको 3 नंबर पे खेलते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो आप इनमें से किनको खिलाना चाहेंगे 3 नंबर पे? मुझे लगता है कि अंबाती रायडू को लाना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड भी हैं और कहीं ना कहीं वो गेम को समझते हैं और वो इस टीम में कहीं ना कहीं वो सबसे परफेक्ट प्लेयर बन सकते हैं, क्योंकि तीसरा नंबर जो होता है वो सबसे जिम्मेदारी वाला पोजीशन होता है। तो उस पोजीशन पे अंबाती रायडू खेलना जानते हैं, बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं, अलग अलग टीमों के खिलाफ खेलते आ रहे हैं, इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। तो मुझे लगता है अंबाती
अंबाती रायडू को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी धोनी जरूर देंगे। बिल्कुल। और वहीं अगर चौथे नंबर पे देखें, आपने तीसरे नंबर पे अंबाती रायडू को बोला है, लेकिन मेरा जो मानना है कि मैं जो अगर प्लेइंग 11 बनाऊंगा तो पहले तो डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ही होंगे। तीसरे नंबर पे मैं शायद या तो बेन स्टोक होंगे मेरे हिसाब से, नहीं तो मैं मोइन अली को देखना चाहूंगा तीसरे नंबर पे। आप चौथे नंबर पे आप बताइए, क्योंकि तीसरा नंबर आपका अंबाती रायडू हो गया। तीसरा अंबाती रायडू हो गया, चौथा मैं देखूंगा मोइन अली को देखूंगा। बिल्कुल। चौथे नंबर पे मोइन अली और बेन स्टोक्स को पांचवें पे, छठे पे धोनी खुद रहेंगे। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर सातवें से मुझे लगता है कि स्पिनर को भी एक वो जरूर, महेश जडेजा भी होंगे। जडेजा को मैं भूल, सॉरी, बिल्कुल जडेजा को मैं 7 नंबर पे जरूर रखूंगा कि जडेजा भी हैं। उसके बाद जो गेंदबाजी में देखूंगा मैं एक महेश तीक्ष्णा स्पिनर को मैं जरूर रखूंगा। एक्सपीरियंस भी इंटरनेशनल बॉलर है, बिल्कुल श्रीलंका के बॉलर है। उसके बाद दीपक चहर को तो वो जरूर रखेंगे अपनी टीम में, जहां तक मुझे लगता है। और फिर दीपक चहर के साथ आप तेज, पहले अगर ऑलराउंडर की बात कर ले, जैसे बल्लेबाजों की तो आपने बात कर ली कि डेवन कॉनवे आपके और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनर हो जाएंगे। रायडू आप 3 नंबर पे खिलाएंगे। उसके बाद 4 नंबर पे आपके मोइन अली होंगे, 5 नंबर पे बेन स्टोक, 6 नंबर पे कप्तान धोनी खुद होंगे, 7वें नंबर पे आपके रविंद्र जडेजा देखने को मिल सकते हैं। वहीं उसके बाद आपको महेश तीक्ष्णा आपके एक लेग जो स्पिनर है वो, दीपक चहर आपके तेज गेंदबाज हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास अभी 2 खिलाड़ी बचते हैं। तो 2 खिलाड़ी में मुझे लगता है कि अगर तुषार देशपांडे, देखिए मुकेश चौधरी एक होते हैं लेफ्ट आर्म आपके जो पेसर है, लेकिन अभी शायद उनकी जो खबर आ रही है कि मुकेश चौधरी चोट के कारण शायद आपको आईपीएल खेलते हुए ना दिखे, क्योंकि आज ही खबर आई है। तो मुकेश चौधरी शायद आपको इस आईपीएल में या तो शुरुआती कुछ मैच, नहीं तो पूरे आईपीएल के लिए बाहर हो सकते हो। तो उनकी जगह आपके पास एक सिमरजीत सिंह है जो अच्छे गेंदबाज है, और एक राजवर्धन हेंगरकर जो अंडर 19 में काफी अच्छी गेंदबाजी भी करी थी और बल्लेबाजी भी हमने इनको देखा है कि हिटिंग कर सकते हैं। तो ये भी आपको खेलते हुए दिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से राजवर्धन को खिलाना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी स्पीड से भी गेंद डालते हैं, 140 के करीब गेंद डालते हैं। और उसके बाद आपके पास सिमरजीत है, या तो आपको मगाला भी है, लेकिन वो आपके फिर किसी एक विदेशी खिलाड़ी को हटाना पड़ेगा। वैसे हमने चार ही खिलाए ना, डेविन कॉनवे हो गए, बेन स्टोक हो गए, मोइन अली हो गए 3 और तीक्ष्णा 4। तो आपके 4 तो विदेशी खिलाड़ियों की हो गई है। तो यहाँ पे मतलब आप विदेशी खिलाड़ी तो और नहीं खिला, भारतीय मतलब कि धोनी को देखा जाए तो गेंदबाजी में कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस गेंदबाज है उनके। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि जो इतिहास अभी तक रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का, उस हिसाब से अगर देखें तो हमने कभी भी धोनी की टीम में कोई बड़े गेंदबाज को वैसा नहीं देखा। वो छोटे गेंदबाज के साथ भी चलते हैं। हमने मोहित शर्मा को चलते देखा है, और पिछले 2 दीपक चहर को देखा है। फिर श्याम करन जो कि इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, वो भी कहीं ना कहीं चेन्नई में ही आके वो बड़ा नाम हुआ है। बिल्कुल। तो शार्दुल ठाकुर को भी आगे बढ़ाया है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि छोटे खिलाड़ियों को धोनी आगे बढ़ाना जानते हैं, इसलिए ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। मुकेश चौधरी के हालांकि वो लेफ्ट आर्म थे तो थोड़ा एक अलग एंगल आता था, लेकिन यहाँ पे आपके पास तुषार देशपांडे भी होंगे जो अच्छी ये भी गेंद डालते हैं। महेश पथिराना भी हैं, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि आपको सिमरजीत सिंह आपकी पहली प्लेइंग 11 में, अगर मुकेश चौधरी नहीं होते हैं तो मुकेश चौधरी, अगर आपको 3 तेज गेंदबाज खिलाने हैं तो दीपक चहर आपके हो जाएंगे, सिमरजीत हो जाएंगे, और आपके हो जाएंगे मुकेश चौधरी अगर फिट रहते हैं तो। नहीं तो मुकेश चौधरी नहीं रहते हैं तो आपको राजवर्धन खेलते हुए दिख सकते हैं। तो ये थी प्लेइंग 11 जो हम दोनों की अगर म्यूचुअल प्लेइंग 11 देखा जाए तो डेविन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, 3 नंबर पे इनके मोइन अली हैं, नहीं अंबाती रायडू हैं, और मेरे 3 नंबर पे मोइन अली है, 4 नंबर पे मेरे अंबाती रायडू है, 4 नंबर पे इनके मोइन अली है, 5 नंबर पे बेन स्टोक दोनों की सहमति है, 6 नंबर पे तो धोनी पे किसी की सहमति हट ही नहीं सकती, असहमति हो ही नहीं सकती। उसके बाद 7 नंबर पर रविंद्र जडेजा, हालांकि ये फ्लोटर का भी काम कर सकते हैं, ऊपर भी आपको बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 7 नंबर पर ही खेलते हुए दिखे। वहीं उसके बाद आपके फिर महेश तीक्ष्णा हो जाएंगे, फिर दीपक चहर हो जाएंगे, सिमरजीत, और उसके बाद 11वें नंबर पे आपको मुकेश चौधरी अगर फिट होते तो वो, नहीं तो राजवर्धन हेंगरकर खेलते हुए दिखेंगे। तो वहीं पहला मैच अगर देखा जाए तो सीएसके का गुजरात टाइटंस के साथ, डिफेंडिंग चैंपियन, मुश्किल बहुत होने वाला है, क्योंकि सीएसके को हमेशा से थोड़ा डैडीज आर्मी भी कहा गया है, डैडीज टीम, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो खिलाड़ी थे वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, 30-35 साल की उम्र के, पिछले जो हालांकि वो उसी उम्र में जीते भी थे, याद होगा आपको। तो यहाँ पे सीएसके की दूसरा जो मुकाबला है वो लखनऊ के साथ 3 अप्रैल को होगा। फिर उसके बाद 8 अप्रैल को जो मुंबई और सीएसके हमें हमेशा देखने को मिलता है कि हमेशा इनके फैंस के बीच भी काफी टकराव चलता रहता है, तो वो मुकाबला आपको 8 अप्रैल को देखने को मिलेगा। उसके बाद सीएसके और आरआर का अप्रैल 12 को होगा। फिर उसके बाद आरसीबी का 17 को,
फिर उसके बाद CSK और SRH का 21 अप्रैल, फिर KKR के साथ 23 अप्रैल को होना है, फिर उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के साथ आपको अप्रैल 27 को खेलना है, फिर उसके बाद CSK और मतलब पंजाब किंग्स के साथ आपको होगा अप्रैल 30 को, फिर लखनऊ के साथ फिर दूसरा मुकाबला मई 4 को होगा, फिर मुंबई के साथ दूसरा मुकाबला मई 6 को, फिर दिल्ली कैपिटल्स के साथ मई 10 को, और उसके बाद KKR के साथ 14, और फिर लास्ट मुकाबला DC के साथ 20 को होना है जो दिल्ली में होगा। तो ये थे इनके मुकाबले। लेकिन अभिनव जाते जाते अगर बात की जाए तो चेन्नई में आपको कितनी उम्मीदें लग रही है, जो ये दो बेन स्टोक के जुड़ने से टीम में कितनी मजबूती आएगी, और इनके जो मुकेश चौधरी या फिर जो इनएक्सपीरियंस थोड़े गेंदबाज, हालांकि दीपक चहर एक्सपीरियंस हो गया पिछले 3-4 सीजन से, वो अच्छा करते हुए आ रहे हैं, चोट के बाद भी वापसी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस। लेकिन ऑलराउंडर में आपके पास देखिए कि इनके पास 3 अच्छे गेंदबाज हैं, बेन स्टोक्स, मोइन अली और रविंद्र जडेजा, मतलब 12 ओवर ये आपको दे सकते हैं। और वहीं पे अगर 3 गेंदबाज आप खिलाते हैं, दीपक चहर, सिमरजीत और राजवर्धन हैंगरकर, तो ये 6-7 बॉलर आपके पास टीम में होंगे। तो यहाँ पे इनएक्सपीरियंस जरूर थोड़ी सी लग रही है, लेकिन उसके साथ एक्सपीरियंस का भी मिक्सचर है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है इसमें। और मतलब कि अगर जो प्रॉपर गेंदबाज है, प्रोफेशनल गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे, अगर वो वहाँ पे थोड़े से भी फ्लॉप साबित होते हैं या थोड़े महंगे साबित होते हैं, तो उनको बैकअप करने के लिए धोनी के पास ऑलराउंडर्स हैं। मतलब कि है इतने गेंदबाज कि 20 ओवर आराम से निकल सकता है। उस 20 ओवर में कुछ ऐसे गेंदबाज जरूर होंगे जो महंगे साबित नहीं होंगे, और जो विकेट टेकर गेंदबाज है, जैसे कि जडेजा को हमने अभी बहुत टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, देखा जाए जब से आए हैं, और बेन स्टोक्स उसी तरह से मतलब बड़े टीम के खिलाड़ी हैं और बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, हम सब जानते हैं। फिर मोइन अली हैं, और सबसे बड़ी बात कि विकेट के पीछे से जब धोनी इशारा करते हैं तो हर किसी का जो मोटिवेशन है वो अलग लेवल पे चला जाता है। तो इस हिसाब से हम देखें कि जो खराब गेंदबाज भी होगा वो भी अच्छा बॉलिंग करने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गेंदबाजी लाइनअप है चेन्नई सुपर किंग्स की, वो अलग लेवल पे है और बहुत ही बैलेंस्ड टीम है, और मुझे लगता है ये बहुत आगे निकलने वाली है। धोनी का क्या लगता है, ये आखिरी IPL होने वाला है या इसके बाद आपको एक और IPL खेलते हुए दिख सकते हैं? और इसी में एक और सवाल जोड़ देता हूँ कि ये आखिरी IPL है, तो क्या ये IPL चेन्नई सुपर किंग आपको जीतते हुए दिख सकते हैं इस स्क्वाड के साथ? धोनी का मैंने एक इंटरव्यू में मतलब ऐसे ही सुना था कि वो अपना अंतिम मुकाबला चेपॉक स्टेडियम में खेलना चाहते हैं। तो चेपॉक स्टेडियम में इस बार अगर तभी हो सकता है, क्योंकि अभी फाइनल का वेन्यू डिसाइड हुआ नहीं है। फाइनल का वेन्यू डिसाइड, और इस बात को कहा गया है कि फाइनल का वेन्यू तब डिसाइड होगा जब 2 टीम पहुंच जाएगी फाइनल में, उस हिसाब से फाइनल का वेन्यू डिसाइड होगा। तो इस बार अगर फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स पहुंचती है, और अगर तब पक्का है कि चेपॉक स्टेडियम में मुकाबला होगा, और तब मुझे लगता है कि धोनी का ये अंतिम IPL हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं पहुंचती है तो मुझे लगता है कि धोनी हर बार की तरह आपको फिर से सरप्राइज करेंगे और फिर पहुंचेंगे अगले साल। हालांकि उनकी फिटनेस को तो देख के लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी जाएंगे। बेशक वो 41 साल के हो गए, लेकिन अगर उनके बाइसेप्स की आपने फोटो देखी होगी तो लाजवाब थी। उनकी फिटनेस हमेशा से लाजवाब रही है। विकेटों के बीच वो हमेशा इतने तेज दौड़ते रहे हैं। जब भी उनको देखा, अभी 40 की उम्र में, पिछले साल भी IPL में हमने देखा था, काफ़ी तेजी से दौड़ लगाते हुए थे। लेकिन अगर इस बार चेन्नई सुपर किंग अपना IPL टाइटल जीतने में सफल रहती है तो 5वीं बार आपको जीतते हुए दिखेगी। वहीं 10 बार की ये प्ले ऑफ में जा चुकी है। इससे पहले 4 बार वो चैंपियन भी रहे। मुंबई के बाद दूसरी सबसे सफल टीम है, और कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक तरीके से सबसे सफल टीम है, क्योंकि 10 बार प्लेऑफ में और 4 चैंपियन बनी है। तो यहाँ पे चेन्नई हमेशा से एक मजबूत टीम के रूप में रही है। स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करे थे, लेकिन एक बार बीच में जो कह लीजिए फिक्सिंग का जो आया था 2013 में, उसके बाद से थोड़ी टीम डामाडोल हुई। 2 साल का बैन भी लगा, लेकिन उसके बाद जैसे MS धोनी ने फिर से वापसी कराई इस टीम की, वो काबिलियत तारीफ थी, लाजवाब थी। तो इसी के साथ अब देखेंगे कि IPL जो शुरू होने वाला 31 मार्च से, पहला ही मैच गुजरात जायंट्स और CSK के बीच खेला जाएगा। कौन सी टीम जीती और आखिरी में फाइनल जो होगा क्या उसमें चेन्नई सुपर किंग दिखेगी? आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।